हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और कैसे हो आप सब। अभी निर्देशांक जयंती पढ़ा रहे हैं और कक्षा 10 के लिए चल रहा है। दूरी के सूत्र को ख़त्म कर लिया था, अभी विभाजन सूत्र उसका सॉल्यूशन बताना था, मतलब निगमन भी बताना था। तो प्रश्नावली को आगे बढ़ाते हैं 6.3 को, चलिए देखते हैं। दोस्तों अंतःविभाजन सूत्र का निगमन करेंगे। चलिए देखते हैं कि कैसे किया जाता है। एक बार फार्मूला हम लिख लेते हैं अंतःविभाजन के लिए। देखिए x और y की जो वैल्यू दोनों की निकालनी होती है वो दोनों ही मिलते हैं कैसे, x1 m2 प्लस x2 m1 अपॉन m1 प्लस m2। और यहाँ पे एक बात ध्यान देनी ये होगी कि मतलब ये वाला हिस्सा आगे, ये वाला हिस्सा पीछे भी हो सकता है, क्योंकि प्लस में है तो इसमें क्रम का विशेष कोई योगदान नहीं रहता है। और y के लिए y1 m2 प्लस y2 m1 अपॉन m1 प्लस m2 रखेंगे हम, और बस ये सूत्र होते हैं। अब ये कब निकलता है, जब एक बिंदु यहाँ पे है जिसके निर्देशांक x1 और y1 है, और दूसरा बिंदु यहाँ पे है x2 y2 इसके निर्देशांक हैं। इनको मिलाने वाला एक रेखाखंड है जिस पर एक बिंदु दूसरा है जिसका निर्देशांक x y है, और ये m1 अनुपात m2 के अनुपात में बांट रहा है। ये स्थितियाँ बनती हैं। तो इसको निकालने के, इसका x और इसका y प्राप्त करने के लिए इन सभी से जो संबंध बनता है वो ये है। अब बात कर लेते हैं इन्हीं से हम चीज़ों को लेकर के हम अपने कार्तीय तल में, कार्तीय तल पे आएंगे। ये अपना सब कुछ हो गया। यहाँ पे एक बिंदु हम ले लेते हैं x1 y1, इतनी बात समझ में आ गई होगी। दूसरा बिंदु थोड़ी सी दूर ले लेते हैं x2 y2, और थोड़ा सा ऊपर लेना ज़रूरी इसलिए हो जाता है ताकि ये अंतर थोड़ा सा डिफरेंस आप समझ पाएँ। बाकी हम एक लाइन में भी ले सकते हैं पर वो अंतर समझ में नहीं आ पाएगा जो यहाँ पे ज़रूरी है इस बात को समझाने के लिए। तो ये हो गया। इनको मिला देते हैं एक रेखाखंड द्वारा, और इसमें एक बिंदु रख देते हैं जो इनको m1 अनुपात m2 के अनुपात में बांट रहा है, और इसके निर्देशांक और x, y हो गए हैं। तो हमको इसी का मतलब इनसे के बीच में संबंध निकालना है। एक छोटी सी बात समझेंगे, यहाँ तक हमको पहुँचने के लिए हमको कितना चलना पड़ेगा, x1। यहाँ तक पहुँचने के लिए ये वाली लाइन पे हमको चलना पड़ेगा x, और यहाँ के सीध में हमको यहाँ से वहाँ तक पहुँचने के लिए देखिए यहाँ से यहाँ तक का ये हिसाब है, यहाँ से यहाँ तक का ये हिसाब है, और ये पूरा है x2 यहाँ से यहाँ तक का हिसाब है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। और इस लाइन को हम ऐसे मिला देंगे और इसको भी ऐसे ही मिला देंगे। मिलाने के बाद हमको यहाँ पे दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। अब इन दोनों त्रिभुजों में समरूपता पूरी है भाई। यहाँ पे देखेंगे ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ये वाला कोण इसके बराबर 90 तो होगा ही, ये वाला कोण संगत कोण है, सब बराबर होंगे। ऐसे में दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे ए बी सी लिख लेते हैं और यहाँ पे डी ई लिख लेते हैं। ये हो गया हमारे दो त्रिभुज जो समरूप है। अब उसको समरूप हैं कैसे वो सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं, बस हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी सी ये समरूप है किसके, सी डी ई के। सी डी ई के समरूपता भी आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, जहाँ पे आप त्रिभुज पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगी समरूपता होती क्या है और उसके गुण क्या है। और ये बहुत अच्छी बात है कि आपको उसके बारे में थोड़ा सा पहले ही जानकारी मिल जा रही है, मतलब ये ऐसा बिहेव करता है। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हो रहे हैं तो इनके भुजाओं के अनुपात बराबर होंगे। अब देखिए यहाँ से संगत भुजाओं के अनुपात बराबर ले सकते हैं, या फिर यहीं से देख करके भी लिख सकते हैं, जैसे कि ए बी बटे सी डी, ए बी बटे सी डी, ऐसा कह सकते हैं कि ए बी और सी डी एक से ऐसे दिखाई दे रहे हैं नीचे नीचे वाले आधार की तरह, तो वो उनका अनुपात बराबर हो जाएगा बी सी और यहाँ पे डी ई के। तो बी सी क्या है, ये लंब आपको दिखाई दे रहा है, इसमें भी आपको लंब दिखाई दे रहा है। आप उसी प्रकार से समझें जैसा कि ये एक समकोण त्रिभुज है, आधार और लंब की बात कर रहे थे, और ये ए सी आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ पे सी ई दिखाई दे रहा है आपको, और ए सी था, ये मैं टी लिख दिया। तो ए सी ये क्या है, कर्ण है, और सी ई क्या है, दो उसके लिए कर्ण है, दोनों में कर्ण है।
अब इनके जो वैल्यूज़ हैं हमको यहाँ पे पुट कर देनी है, रख देनी है। अब ए बी अगर आप ध्यान से देखें तो क्या कैसे मिलेगा, हमने पिछले वाले में भी देखा था, बिल्कुल वही काम करना है। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो x है, ठीक है। आप x तक पहुँचने के लिए x चल रहे हैं और उसमें से x1 को माइनस कर देंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी जो कि इसके बराबर होगी, यानी ए बी की जगह x माइनस x1 होगा। ये एकदम सही बात हो गई। अब सी डी को देखेंगे, सी डी ये दिखाई दे रहा है और ये लाइन इसके बराबर है और हम कह सकते हैं कि यहाँ तक देखिए x2 तक पहुँचे हैं और x2 में ये वाला पूरा पार्ट, ठीक है, ये जोड़ के अलग अलग नहीं, ये यहाँ से यहाँ तक पूरी डिस्टेंस x है तो x2 में x को माइनस कर देते हैं तो x2 माइनस x कर दिया बराबर BC को पकड़ते हैं। ये BC वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है हमको, ठीक है। तो ये BC कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक पूरी क्या है, y है। आपको समझना ही चाहिए ये पूरा y है। अगर आप ये कहेंगे तो ये y1 है, ये पूरा कहेंगे तो ये y है और ये पूरा क्या है, y2 है। तो यहाँ से यहाँ तक का वाला जो हिस्सा है y1 के बराबर है, ये पूरा हिस्सा y के बराबर है। अगर इस छोटे हिस्से की बात करेंगे तो y माइनस y1 हो जाएगा, जो कि हमको यहाँ पे y माइनस y1 लेना है। और ये देखिए DE के अनुपात में है तो DE क्या है, यहाँ से यहाँ तक के पूरे में से ये माइनस कर देंगे तो पूरा है y2 में से, उसमें y माइनस कर देंगे तो y2 माइनस y कर दिया। इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। तो ये y2 माइनस ये y के बराबर था तो y माइनस कर दिया। अब AC क्या है, AC हमने यहाँ पे ये जो अनुपात लिया था m, वो लंबाई आप समझें वो m है और यहाँ पे देखेंगे इस CE जो है वो m2 है, ये हमने ले लिया। अब जब यहाँ पे दो बार बराबर आपको मिल जाए तो उसके लिए बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान सा काम है। हम इन दोनों को बराबर कर लेंगे, ठीक है, पहले और तीसरे को, और फिर इसको बराबर कर लेंगे। हम इसको भी बराबर कर सकते हैं लेकिन हमको उसकी ज़रूरत नहीं। हम टोटल 3 तरीके से इन चीज़ों को बना सकते हैं, इन दोनों को बराबर करके, इसको बराबर करके, इसको बराबर करके, ठीक है। तो 3 तरीके से बना सकते हैं लेकिन हमको 2 ही तरीके की ज़रूरत है। एक तरीका छोड़ देंगे क्योंकि वो ज़्यादा बड़ा पड़ेगा और वो हमारे किसी काम का नहीं है, तो इस वजह से हम x और y वाला जो संबंध है उसको हम छोड़ देंगे। हमको जिससे काम है बस उनको लेंगे। तो x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x इजकल टू m1 अपॉन m2 हो जाएगा। और आप जानते हैं कि अब तिरछा गुणा कराना है, इसका इधर गुणा कराएंगे तो आपका m2x आ जाएगा और इसमें गुणा कराने के बाद m2x1 आ जाएगा। इसका इधर गुणा कराएंगे तो x2 m1 है माइनस x है m1 है। ये बातें समझ में आ गई। अब हमको ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे x दिखाई दे रहा है, यहाँ पे x दिखाई दे रहा है, हम इसको एक तरफ ला देंगे, बाकी सबको उधर भेज देते हैं। तो यहाँ पे m2x है प्लस हो जाएगा, ये वाला प्लस माइनस इधर आ गया, प्लस x m1 हो जाएगा और यहाँ पे x2 m1 ये इधर आने के बाद प्लस m2x1 हो जाएगा। ये बातें हो गई। x कॉमन ले लेंगे, m1 प्लस m2 बच जाएगा। आप उल्टा लिख सकते हैं, इसको आगे इसको पीछे लिख सकते हैं। तो ये क्या है, x2 m1 है या फिर हम इसको m1 x2 लिख लें प्लस x2, ठीक है, m1 x2 फिर m2 x1 लिख लेते हैं। और ये गिनती अभी बटे में भेजनी, मैंने पहले ही बटे का निशान लगा दिया, गलत। अब अगली लाइन में लिखते हैं तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये जो हो गया ये x अक्ष मतलब x जो मिलना चाहिए उसके बारे में संबंध हो गया, ठीक है। अब अगर हम y की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इन दोनों को बराबर करना होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 और y अकेले करना है, बराबर हो जाएगा m1 और m2। तिरछा गुणा कराएंगे, यहाँ पे y गुणते m2 हो जाएगा माइनस m2 गुणते y1 हो जाएगा, बराबर इसका जब तिरछा गुणा कराएंगे तो हो जाएगा y2 गुणते m1 और इसका गुणा कराने पर माइनस m1 और y हो जाएगा। अब जैसा कि आपने x में किया था कि y वाला हिस्सा एक तरफ रखेंगे, बाकी सबको उधर पहुंचा देंगे, इसको इधर उठा लाएंगे तो भैया ये हो जाएगा y m2 प्लस y m1, ठीक है।
और इसको इधर रखेंगे तो भाई ये m1y2 लिख लेते हैं, और इसको इधर पहुंचाने के बाद ये माइनस से प्लस हो जाएगा, और ये m1y m2 और y1 लिख लेते हैं जो जैसा है। फिर मैंने गलती कर दी, ये नहीं खींचना चाहिए मुझे। यहाँ से y कॉमन ले लेंगे और m1 प्लस m2 बचेगा, जिसको हम डायरेक्ट नीचे भेज दे रहे हैं क्योंकि जल्दी कर लेना है। ये आपको समझना चाहिए कि ये जो निगमन है ये परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, और आपको बस बताने भर के लिए बता दिया है कि ये ऐसा निगमन होता है। तो ये y के निर्देशांक के लिए आपको मिल गए हैं संबंध। तो ये परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, बस समझने के लिए आप समझ सकते हैं। तो अब चलेंगे प्रश्नावली पर और प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ पे हमने छठवें प्रश्न तक आपको बताया था, सातवां प्रश्न हमने कहा था बिल्कुल उसी प्रकार का आप हल कर पाएंगे, और आठवें प्रश्न में हमने कहा था कि वैसे ही कर पाएंगे, पर मेरा विचार है कि एक बार मैं इस सवाल को बता देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे कि कहाँ तक पहुँच सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो आठवां जो प्रश्न है वहाँ पे कहा गया है कि यदि 1 और 5 और p व 1 और 4 व 11 संरेखी हैं तो p का मान ज्ञात कीजिए। ये तीनों बिंदु क्या हैं, संरेखी हैं। तो ऐसे में हमें बस काम को शुरू कर देना है। चलिए देखते हैं कैसे कर पाएंगे। तो अब इन्हें संरेखी करना शुरू करते हैं। भाई अब यहाँ पे जो मानने का तरीका रहेगा बस सिंपल से रहेगा। हम यहाँ पे पहले बिंदु को रख देते हैं 1 5, दूसरे बिंदु को यहाँ पे रख देते हैं p और 1, तीसरे बिंदु को इस किनारे पे रख देते हैं 4 और 11। यहाँ पे मान लेते हैं ये के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। यहाँ पे दो अक्षरों को मानने के बजाय एक अक्षर मानना ज़्यादा सही रहता है। आप m1 और m2 करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा बेहतर है कि के और के अनुपात 1 के अनुपात में आप माने। के का मान कुछ बटे में मिल जाएगा, लेकिन ये तो रहेगा परफेक्टली आपको एक ही अक्षर निकालना पड़ता है, इस वजह से के अनुपात 1 मानना पड़ता है। ठीक है, नहीं तो m1 अनुपात m2 पर भी ये काम हो सकता है। ठीक है, तो वो भी काम चल सकता है, लेकिन फ़िलहाल बात ये हो गया है कि हम यहाँ पे मान रहे हैं कि माना बिंदु p, 1 जो है बिंदुओं 1 5 व 4 11 को मिलाने वाले रेखाखंड को के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित अंतः विभाजित करता है, ऐसा हम लिख देंगे। जब ये अंतः विभाजित करता है तो काम वही शुरू कर देंगे, और बस उसी प्रकार से हम यहाँ पे काम करेंगे। अंतः विभाजित करता है तो अंतः विभाजन का सूत्र लगाएंगे और काम को आगे बढ़ाएंगे। तो p के लिए हम यहाँ पे पहले बात तो p की वैल्यू तो हम बाद में निकाल पाएंगे, पहले हम केस 1 वाला से, ठीक है, यहाँ से देखें आप x वाला भी फार्मूला लगा सकते हो, y वाला भी फार्मूला लगा सकते हो, लेकिन अगर आप x वाला लगाओगे तो p उसमें आ जाएगा। मैं चाहूँगा कि आप y वाला फार्मूला पहले लगाओ ताकि आप k की वैल्यू निकाल सको। ठीक है, ये x1 हो गया, y1 हो गया, x2 हो गया, y2 हो गया, यहाँ पे x हो गया, y हो गया, ये m1 हो गया और ये m2 हो गया। ये तो सिंपल सी बात है। तो हम यहाँ पे y के फार्मूला पहले लगाएंगे, तो ये m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस, सॉरी यहाँ पे y होना चाहिए, मैं x क्यों लिख रहा हूँ, m1 m2। ठीक है, ये हो गया बात। तो यही हम रखेंगे, y की जगह पे अपना 1 आ जाएगा, m2 क्या है अपना 1 है, और y1 क्या है, ये 5 है, गुणित 5 प्लस m1 अपना k हमने माना था, और y2 बराबर यहाँ पे 11 मिल रहा है, बटे हो जाएगा k प्लस 1। सिंपल, वेरी इजी है। इसको यहाँ पे गुणा कराएंगे तो k प्लस 1 मिल जाएगा, और यहाँ पे 5 1 कम 5 बराबर, सॉरी प्लस 11 k मिल जाएगा, और k को इधर भेज देंगे, 5 को उधर भेज देंगे, तो 1 माइनस 5 मिल जाएगा, और 11 k माइनस k मिल जाएगा। 11 k में 1 k गया तो मिल जाएगा 10 k, और यहाँ पे मिल जाएगा -4, तो k बराबर हो जाएगा -4 बटे
10 जो कि काटने पर -2/5 हो जाएगा। तो के की वैल्यू जो मिल गई है -2/5। हमको यही सेम चीज़ें अप्लाई करनी है दूसरे वाले में। तो हम यहाँ पे x वाला उठाएंगे और वही m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2 पे अप्लाई करेंगे। तो x जो हमने देखा था वो क्या है, अपना p है, तो हम यहाँ पे p रखेंगे। p की वैल्यू ही तो निकालनी है। और m2 जो है वो 1 है, x1 जो है वो 1 है, प्लस m1 जो है वो k है और x2 जो है वो 4 है बटे 1 k प्लस 1 हो जाएगा। ये अनुपात हो गया और यहाँ पे 1 करना में 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे k की वैल्यू जो आपको मिल चुकी है -2/5 रख दिया, गुणित 4 कर दिया, बटे -2/5 रख दिया और प्लस 1 कर दिया। तो ये हमने देख लिया। यहाँ पे 1 ये माइनस हो जाएगा और इनका गुणा कराने पे 4 दूनी 8/5 हो जाएगा और यहाँ पे 5 एकम 5 ये चला जाएगा, बटे में ये 5 हो गया, 5 एकम 5 -2 प्लस ये 5 हो जाएगा। और थोड़ा सा और सॉल्व कर दें तो यहाँ पे 5 एकम 5 -8/5 हो जाएगा और यहाँ पे -2/+5/5 हो रहा है। तो हम आगे वाली लाइन में इसको सॉल्व करेंगे तो 8 में से 5 गया तो -3 मिल जाएगा। कुल मिला के यहाँ पे -3/5 हो रहा है और यहाँ पे 5 में से 2 गया तो 3/5 हो रहा है। 5 से 5 काट देंगे, 3 से 3 कट जाएगा। कुल मिला के हमको p बराबर जो मिल रहा है वो -1 मिल रहा है। ठीक है, p बराबर क्या मिल रहा है, -1 मिल रहा है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप सवालों को हल कर सकेंगे। मैंने पूरा आपको समझा दिया है कि कैसे इनको करना है। तो आई थिंक कि आपको पूरा बात समझ में आई होगी। आगे जो 9 नंबर सवाल है उसको देखेंगे। कहा गया है कि बिंदुओं A जो 3 और 3 है और B जो -3 और 3 है को मिलाने वाले रेखाखंड को 0 0 जो भी बिंदु P है वो किस अनुपात में विभाजित करता है। और यहाँ पे ये सवाल बहुत ही आसान हो जाने वाली है। मैं आपको बताऊं, अगर इस सवाल के माध्यम से जो हमने हल किया है, जैसे कि यहाँ पे आपको मालूम है कि हमने y वाला रख कर के हल किया था और यहाँ पे हमको k का अनुपात मिला था। ठीक है, k का माना था। तो बस आपको यहाँ पे x वाला भी नहीं रखना होगा, केवल एक या तो x रखिए या तो y रखिए और यहाँ पे जो k की वैल्यू मिल जाएगी यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप करना चाहें तो आप करें। तो ये मैंने आपको बता दिया। देखेंगे ये पहला बिंदु हो गया, दूसरा बिंदु हो गया, x1 y1 मान लेंगे, x2 y2 मान लेंगे और ये क्या है, x y हो गया। आप मान लेंगे कि P इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड को k अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। और ऐसे में आप k की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसा जैसा हमने y के साथ में करते हुए k की वैल्यू निकाली है, बिल्कुल हूबहू वही करते हुए कर देना है। और ऐसे में आपको x की वैल्यू नहीं रखनी है, x वाला नहीं रखना है, या तो फिर आप सिर्फ x वाला रख करके हल कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे p नहीं है तो इस वजह से p की वैल्यू निकालने के लिए कोई जद्दोजहद नहीं करनी है। तो आपको y की वैल्यू y वाला नहीं रखना होगा। तो आप ऐसे बड़े आराम से निकाल सकते हैं। आप एक बार प्रयास कीजिए, इसको आपको उत्तर मिल जाएगा। और 10 नंबर सवाल ये है और इसमें 10 नंबर लिखा नहीं है। और यदि बिंदु ये जो 4 बिंदु दिए गए हैं समांतर चतुर्भुज के इसी क्रम के शीर्ष हों तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो ये बहुत ही अच्छे सवाल है। चलिए इसको मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये समांतर चतुर्भुज के शीर्षों के बारे में बता रहा था। समांतर चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं, विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, सभी कोण नब्बे के नहीं होते हैं। लेकिन एक गुण होता है कि इनके जो विकर्ण होते हैं ये एक दूसरे को समविभाजित करते हैं, यानी मध्य बिंदु पर ही काटते हैं। और ये आपको मिल जाएगा आगे के चैप्टर में या फिर 9 में आपने पढ़ा होगा, तो आपको मिल जाएगा ये पढ़ने के लिए। तो ये समांतर चतुर्भुज के गुण होते हैं और यहाँ पे इसके क्रमानुसार आपके शीर्ष दिए गए हैं। तो 1 2 ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे 4 y ऐसे हो जाएगा और x 6 ऐसे हो जाएगा और यहाँ पे 3 और 5 ऐसे हो जाएगा। अब चूंकि ये मध्य बिंदु है, अब यहाँ पे हम ABCD भी लिख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे O लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा चूँकि समांतर चतुर्भुज के, ठीक है, चतुर्भुज के विकर्ण
एक दूसरे को समकोण पर, ठीक है, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ऐसा होता है। यहाँ पे समकोण नहीं बनाया क्या, चलो जाने दो, समद्विभाजित करते हैं, यही लिख लो, समद्विभाजित करते हैं, ये समद्विभाजित करते हैं। अतः ओ क्या है, AC का मध्य बिंदु है, AC तथा BD दोनों का मध्य बिंदु है। ये आपको बात समझनी होगी, ठीक है, ये मध्य बिंदु है। अब यहाँ पे जब मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु का सूत्र, मध्य बिंदु के निर्देशांक का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, वो होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। और ऐसे में अगर x की वैल्यू निकालेंगे इसके लिए तो हो जाएगा इसका x और इसका x, यानी 1 प्लस एक्स बटे 2 बराबर हो जाएगा 3 प्लस 4 बटे 2, ठीक है। ऐसे में 2 काट देंगे, 3x यहाँ पे 4 3 7 हो जाएगा और 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x बराबर क्या मिल जाएगा आपको, 6 मिल जाएगा। ये मिल गया, x की वैल्यू 6 मिल गई है। और y के लिए भी आप कर पाएंगे बहुत ही आसान से, देखेंगे 2 और 6 का योगफल बटे 2 बराबर हो जाएगा 5 और y का छेद, 5 और y का योगफल बटे 2, 2 से 2 काट देंगे, 5 को उधर भेज देंगे, 6 2 8 हो रहा है, माइनस 5 हो जाएगा बराबर y बराबर क्या मिल जाएगा आपको, 3 मिल जाएगा। तो ऐसे में आपका उत्तर मिल चुका है, ठीक है। तो आप बड़े आराम से इस प्रश्न को कर पाएंगे।